स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर प्लांट एनाटॉमी जो हमारा एक सेकेंड पेपर है उसके बारे में स्टडी करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें कि हम प्लांट एनाटॉमी के बारे में जब हम सब जानते हैं कि इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। जैसे प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं उन टिश्यूज़ को कैसे उनका अरेंजमेंट होता है प्लांट्स में। और आज हम जब सब जगह देखते हैं तो हमारे अर्थ में जितने भी प्लांट्स हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे प्लांट्स हैं, तो इनकी ये ग्रोथ कैसे होती है। तो जनरली हम आज इसी बारे में चर्चा करेंगे कि प्लांट ग्रोथ क्या होती है और ग्रोथ को हम कैसे डिनोट करते हैं और प्लांट्स में ऐसे ग्रोथ कैसे होती है। जनरली किसी भी ह्यूमन बींग्स कह लीजिए या कोई भी एनिमल या प्लांट, हर कोई प्लांट और एनिमल में अगर वो लिविंग है, उसके अंदर जीवन है, सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, दैट इज ग्रोथ वहां पर डेफिनेटली होगी। वो ग्रोथ किस संदर्भ में होती है और कैसे होती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्लांट्स में ग्रोथ कैसे होती है। तो जनरली प्लांट्स ग्रोथ जनरली दो प्रकार की होती है, प्राइमरी प्लांट ग्रोथ और सेकेंडरी प्लांट ग्रोथ। तो जो प्राइमरी प्लांट ग्रोथ होती है जनरली वो हम उसको प्राइमरी प्लांट ग्रोथ इसलिए बोलते हैं कि वो प्राइमरी टिश्यू से होती है, यानी कि जब प्लांट का ओरिजिन होता है उसी समय वो ग्रोथ स्टार्ट होती है, तो उसे हम प्राइमरी प्लांट ग्रोथ कहते हैं। जिसमें कि प्राइमरी टिश्यू जो होते हैं, यानी कि हम उन्हें कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं दैट इज प्राइमरी टिश्यू। तो वो प्राइमरी टिश्यू से जो ग्रोथ स्टार्ट होती है दैट इज द प्राइमरी टिश्यू। देन उसके बाद प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम उसमें बन जाते हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है प्लांट में, तो उसकी वजह से जो हम प्लांट को बड़े बड़े जो प्लांट्स देखते हैं, ये सब के पीछे क्या रीजन है, जितने भी प्लांट्स बड़े हो जाते हैं ये इनके पीछे रीजन होता है सेकेंडरी ग्रोथ, ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ। हाँ, एक बात और समझने वाली बात है कि अपने जो प्लांट्स के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसकी वजह से ही आज हम जितने भी लंबे लंबे प्लांट्स देख रहे हैं, बड़े वाले जो प्लांट्स देख रहे हैं, उनका रीजन मेन रीजन होता है ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्लांट्स में जब ग्रोथ होती है तो जब भी कोई भी प्लांट फर्स्ट अराइज होता है, यानी कि किसी भी सीड का जर्मिनेशन होता है, किसी भी सीड से प्लांट होता है, तो बच्चों सीड में जब भी जर्मिनेशन होगा तो उसे जब सबसे पहले प्रांकुर और मूलांकुर जो निकलते हैं, रेडिकल और प्लूम्यूल दोनों जब निकलते हैं तो वहीं से ही प्राइमरी टिश्यू बनना स्टार्ट हो जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि प्लांट पहले धीरे धीरे बड़ा होगा उसके बाद ग्रोथ स्टार्ट होगी, नहीं। प्राइमरी ग्रोथ तो उसकी स्टार्टिंग में ही शुरू हो जाती है जब उसमें रेडिकल और प्लूम्यूल, प्रांकुर और मूलांकुर दोनों निकलते हैं, उसी समय से प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही वो टिश्यू में डिफरेंशिएशन शुरू होना होता है, और हम जानते हैं कि प्लांट्स जैसे हम जो थेलोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, इवन जो इसीलिए उनको नॉनवेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं थेलोफाइट्स को, क्योंकि उनमें ग्रोथ इस तरह की देखने को नहीं मिलती, वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। और जिन प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है वो होते हैं हमारे टेरिडोफाइट्स, यानी कि पादप जगत में सबसे पहले जिनके वृद्धि जो होना प्रारंभ हुई है वो कहां पर शुरू हुई है, अपने टेरिडोफाइट्स में, जिसमें हम एग्जांपल्स के रूप में देखते हैं आइसोइड्स है, उसके स्टेम होता है छोटा सा, वहां पर हमें प्राइमरी टिश्यू और सेकेंडरी टिश्यू में डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। तो वहां पर टिश्यू डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से क्लियरली हमें नजर आने लग जाता है। और वहां पर अब ऐसा तो जनरली हम अगर टिश्यू की सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो आप लोगों ने हमारी जो फर्स्ट ईयर की क्लास है उसमें पढ़ा होगा कि ब्रायोप्सिडा जो मेंबर होते हैं उनमें हेप्ट्रॉन और लेप्ट्रॉन इस तरह के दो टिश्यू का डिफरेंशिएशन प्रारंभ हो जाता है, वहीं से ही कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के निर्माण होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनते हैं प्लांट्स में तो वहां पर उनमें कॉम्प्लेक्सिटी आना शुरू हो जाती है, और फिर प्लांट्स में पानी को ऊपर पहुंचाने की जो दौड़ शुरू होती है वो इन्हीं टिश्यूज की वजह से या इन्हीं ग्रोथ की वजह से संपन्न हो पाई है। तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि प्राइमरी टिश्यू तो जो जनरली जो एपिकल टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं तो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन प्लांट में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, हम जितने भी बड़े प्लांट देखते हैं उनके पीछे रीजन होता है सेकेंडरी ग्रोथ। तो आपको एक छोटी सी बात समझने की बात है कि किसी भी प्लांट में अगर हम उसका स्टेम है एंजियोस्पर्म का, उसका जो टीएस लेते हैं, टीएस ऑफ स्टेम, तो उसमें हम क्या देखते हैं जनरली कि हमें ये देखने को मिलता है सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है, दिस इज द एपिडर्मिस। उसके बाद की जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर डायग्राम बना रहा हूं बस अभी यहाँ पे। दूसरी वाली जो लेयर होती है उसको हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं, दूसरा लेयर। और थर्ड लेयर जो होती है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, ये वाला जो होता है कॉर्टेक्स बोलते हैं इसको। इसके बाद प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम का रेंज स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं अपन कॉर्टेक्स। के बाद
एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद आपके क्या होता है, इसमें ये वाला हिस्सा जो है दैट इज फ्लोएम, और ये वाला हिस्सा जो है हार्ड जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं जाइलम। तो जो किसी भी प्लांट में हम अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस होती है, देन उसके बाद हाइपोडर्मिस होती है, फिर कॉर्टेक्स रीजन होता है, और कॉर्टेक्स रीजन यूं कह सकते हो कि यहां से लेकर हाइपोडर्मिस से लेकर ये वाला कॉर्टेक्स रीजन होता है, ये यूं कह सकते हैं अपन, दिस इज द कॉर्टेक्स। तो इस कॉर्टेक्स रीजन में बहुत सारे इंक्लूजन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है प्लांट्स की, उनकी मेडुलरी रेज होती है, उनके प्लांट्स की जो रेज, प्लांट्स में जो डिफरेंट टाइप्स के यूं कह सकते हैं कि रेजिन कैनाल्स कह सकते हैं, साइकस की बात करें तो ये अलग तरह के जो उनके टिश्यूज में देखने को मिलते हैं। कभी कभी हमें कॉर्टेक्स में वेस्कुलर बंडल भी देखने को मिलते हैं जिन्हें हम कॉर्टिकुलर वेस्कुलर बंडल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये समझने वाली बात है कि प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से स्टार्ट होती है, तो मेनली हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, दिस इज द वेस्कुलर बंडल। इस वेस्कुलर बंडल के अंदर जो भी टिश्यू होते हैं दैट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहलाता है, यानी कि जटिल ऊतकों का ही हमें जो परिभाषा है वो यही है कि जो भी जटिल ऊतक होंगे उनमें जाइलम और फ्लोएम सम्मिलित होंगे, यानी कि वो ऐसे ऐसे टिश्यूज जो प्लांट में मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्प्शन और फूड के ट्रांसपोर्टेशन में काम में आते हो, दैट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज या वेस्कुलर टिश्यूज कहलाते हैं, यानी कि सहवनीय ऊतक कहलाते हैं जो कंडक्शन का काम करें, कंडक्शन फॉर फूड, कंडक्शन फॉर वाटर या मिनरल्स, ठीक है। ये कार्य कौन करता है हमारे प्लांट्स में, फ्लोएम और जाइलम करते हैं। फ्लोएम इज द outermost layer in vascular bundle and xylem is the innermost complex tissue। तो यानी कि फ्लोएम जो सबसे बाहरी भाग होता है एंडोडर्मिस से घिरा हुआ जो होता है वो दैट इज फ्लोएम कहलाता है, और ये सब टिश्यूज कहलाते हैं। यहाँ मैंने ये समझाने की कोशिश करी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम होता है। तो फ्लोएम जो होता है वो आउटरमोस्ट लेयर होती है फ्लोएम, और ये आउटरमोस्ट लेयर किसकी, आउटर लेयर होती है किसकी, जाइलम के, और ये जाइलम होता है दिस इज द इनर लेयर, इनर वाले पार्ट है जाइलम होता है। तो यानी कि फ्लोएम जो होता है सॉफ्ट टिश्यू होता है, और प्लांट के अंदर जो सहवन का कार्य करेगा, फूड के सहवन का, भोजन के परिवहन का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। ये फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो इसी फ्लोएम के चार एलिमेंट होते हैं, मेन चार एलिमेंट होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम फाइबर्स। तो यहाँ पर हम फ्लोएम में मेन जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो चालनी नलिकाओं का होता है और सहकोशिकाओं का होता है, जो कि खाद्य पदार्थों के, भोजन पदार्थों के इधर उधर लीफ में जो भोजन पदार्थ बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो बनता है उसको रूट तक पहुंचाना और रूट या अन्य ब्रांचेस तक पहुंचाना का काम कौन करता है, फ्लोएम के ये सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स करते हैं। और बच्चों सीव ट्यूब्स जो होती है चालनी नलिकाएं जो होती है, तो ये सीव ट्यूब्स होती है जस्ट लाइक इनमें एक छेद पाए जाते हैं, इस तरह से चालनी के जैसे छेद होते हैं। यहाँ अगर हम कहें दैट इज द सीव ट्यूब्स, इसमें इसमें छेद होते हैं, इनमें छेद पाए जाते हैं। तो इन छेद के माध्यम से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और इन चालनी नलिकाओं के साथ साथ ही एसोसिएशन में ही, जैसे मान लीजिए चालनी नलिका है, इसके साथ ही सहकोशिका पाई जाएगी जिसमें दिस इज द कंपेनियन सेल, और ये सीव ट्यूब सेल। चालनी नलिका कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, और जो सहकोशिका होती है उसमें केंद्रक उपस्थित होता है। तो हमेशा चालनी नलिका के साथ एक एसोसिएशन में एक सेल पाई जाती है जिसे हम कंपेनियन सेल कहते हैं, सहकोशिका कहते हैं। तो सहकोशिका केंद्रक युक्त होने के कारण उसी की कोशिका द्रव्य से या उसी के केंद्रक से चालनी नलिका की कोशिका द्रव्य के केंद्रक को भी, चालनी नलिका के कोशिका द्रव्य को भी या उसकी गतिविधियों को या उसके मेटाबॉलिक रिएक्शंस को भी कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर नॉन न्यूक्लिएटिक सेल्स होती है, सीव ट्यूब सेल्स, और कंपेनियन सेल्स होती है जो सहकोशिकाएं होती है, वो एक तरह से कंट्रोलिंग सेल्स होती है, किसके लिए, सीव ट्यूब सेल्स के लिए। तो यहाँ पर हमें बच्चों ये समझ लेना चाहिए कि फ्लोएम जो होता है मेनली बेसिकली फ्लोएम का कार्य क्या है, फूड कंडक्शन ऑफ फूड, भोज्य पदार्थों का या कार्बोहाइड्रेट का जो लीफ के अंदर बनता है। अब रूट में तो कार्बोहाइड्रेट बनता नहीं है, तो रूट वाले कार्बोहाइड्रेट को कैसे ट्रांसमिट करें प्लांट के अदर पार्ट्स तक जहां पर क्लोरोफिल नहीं है, ये जस्ट लाइक रूट्स, तो वहां पर उनको भोजन तो चाहिए ना, कार्बोहाइड्रेट तो चाहिए एनर्जी के लिए, तो वो कौन पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है। तो यहाँ पर हमारा फ्लोएम जो होता है एक तरह के फूड के कंडक्शन के लिए रिस्पांसिबल होता है, और ये आउटरमोस्ट लेयर होती है। इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स और
फ्लोएम फाइबर्स होते हैं जिसमें कि सभी लिविंग पार्ट होते हैं इसके। फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है, मृतक कोशिकाओं का बना होता है जो किसी भी प्रकार की कोशिका में बदलने में सक्षम होती है। और आप सिम्प्टम्स के बारे में हमने जान लिया, चलने के जैसी कोशिकाएं होती है, भोज्य पदार्थों के समूह का काम करती है। और यहाँ पर फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं ये थोड़ा सा इसमें इसके बारे में हम कह सकते हैं दिस इज द डेड पार्ट ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का मृत भाग होता है जो कि लिग्निन के डिपोजिशन हो जाने से फ्लोएम फाइबर्स के रेशे भी बनते हैं, जो प्लांट्स के रेशे मिलते हैं हमें फाइबर्स मिलते हैं वो इसी की वजह से मिलते हैं, ये वाला पार्ट होता है। इसी प्रकार से जाइलम के भी मेन बेसिक एलिमेंट जो चार होते हैं, हम इन एलिमेंट्स के बारे में क्यों जान रहे हैं क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि जाइलम के एलिमेंट्स क्या होते हैं, फ्लोएम के एलिमेंट्स क्या होते हैं, दैट इज उसके बाद ही हम सेकेंडरी ग्रोथ को समझ पाएंगे कि प्लांट्स में ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ कैसे स्टार्ट होती है। यहाँ पर जाइलम भी ये इनर मोस्ट पार्ट होता है। जाइलम किसी भी प्लांट का सबसे हार्ड पार्ट होता है जो जाइलम होता है, उसमें जाइलम ब्रैकेट्स होती है, जाइलम फाइबर्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम वेसल्स होती है। यानी कि वेसल्स और ब्रैकेट्स का पाया जाना किसी भी प्लांट के लिए एक एडवांसमेंट होने का सूचक है। यानी प्लांट से अंदर वेसल्स है इट मींस प्लांट एडवांस है, यानी कि एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है। या जिम्नोस्पर्म के भी कुछ एडवांस जो ऑर्डर है उनमें जिंगोएल्स है जैसे कि डिटेल्स है, इनमें वेसल्स पाई जाती है। वेसल्स का पाया जाना एक प्रकार से विकसित होने का द्योतक है। यानी कि यहाँ पर जो इसमें जाइलम के सभी एलिमेंट्स डेड होते हैं क्योंकि इनके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है और लिग्निन एक कॉन्फिनाइल अल्कोहल का डेरिवेटिव होता है। तो उसमें क्या होता है कि लिग्निन के डिपोजिशन होने से सेल के सेल वॉल पर तो सेल में आपस में मूवमेंट बंद हो जाते हैं और सेल की जो डेथ हो जाती है। बस सेल अपनी कैपिलरी मैकेनिज्म से पानी को कंडक्शन में काम करती है। जाइलम कंडक्शन फॉर वाटर, जाइलम से पानी का संवहन होता है, इसके लिए जिम्मेदार होता है। और इसके साथ साथ मिनरल्स का, इसमें केवल जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग पार्ट होता है, बाकी सब डेड होते हैं। ट्रैकेट्स और वेसल्स में यही अंतर होता है कि ट्रैकेट्स आकार में लंबी होती है और उनका डायमीटर छोटा होता है, और जबकि वेसल्स जो होती है आकार में बड़ी होती है, डायमीटर में बड़ी होती है और लेंथ में छोटी होती है। तो वेसल्स की तुलना में, ट्रैकेट्स की तुलना में वेसल्स बहुत अच्छे से पानी का कंडक्शन कर पाती है, ज्यादा मात्रा में पानी का संवहन कर पाती है, रूट से स्टेम के अदर पार्ट्स तक, लीफ और स्टेम और अदर ब्रांचेस तक पानी का संवहन करने के लिए रिस्पांसिबल होती है वेसल। तो बच्चों आपको दो बातें समझ में आई होंगी यहाँ पे कि जो फ्लोएम होता है वो रिस्पांसिबल फॉर फूड कंडक्शन, किसका, फूड का, भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। तो कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए, कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। अगर पानी या मिनरल्स का संवहन करना है, कंडक्शन करना है प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स का, किसी भी पौधे तक जड़ से पानी को पहुंचाना है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, जाइलम होगा। ठीक है, यहाँ हमने ये बात समझी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का क्या रोल होता है और ये कैसे काम करते हैं। अब यहाँ हमें समझने वाली जो बात है कि प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है और इसकी जरूरत क्या होती है। मान लीजिए किसी भी प्लांट में ऊंचाई पर वो बढ़ रहा है, सबसे पहले कि ग्रोथ की आवश्यकता क्यों होती है। ग्रोथ मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसको ग्रोथ करना उसका एक नैसर्गिक गुण होता है, उसके जीनोम में ये होता है कि उसको आगे चलकर जब तक वो ग्रोथ नहीं करेगा तब तक उसका रिप्रोडक्टिव स्टेज उसको प्राप्त नहीं होगी, और उस स्टेज को प्राप्त करने के लिए, अपने प्रोजेनी को बढ़ाने के लिए उसको ग्रोथ करना जरूरी होता है। और वो फोटो पीरियड्स को लगातार उससे प्लांट का उदाहरण होगा तो प्राप्त करता रहेगा, तो ग्रोथ करेगा। तो उसके लिए एक कॉम्प्लेक्स टिश्यूज रिस्पांसिबल होंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम, इन जाइलम और फ्लोएम में यहाँ पर इसमें और इस फ्लोएम वाले पार्ट में, तो इस जाइलम और फ्लोएम में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो हमने कहा कि जाइलम के अंदर जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स और फ्लोएम के अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स, ये दोनों लिविंग टिश्यू है। तो ये टिश्यू कन्वर्ट होने की क्षमता रखते हैं, टोटिपोटेंसी का पावर होता है इनके अंदर, पूर्ण श्वसनता का गुण होता है, जिसे हम कहते हैं ना कि कोई भी सेल किसी भी प्रकार की कोशिका में बदल सकता है। तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो सेल्स होते हैं वो यहाँ पर ये जाइलम और ये फ्लोएम। तो अब अभी तो हम देख रहे हैं कि जाइलम जो है अंदर वाला पार्ट है, हार्ड वाला पार्ट, इसमें जो फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स होती है वो प्लस फ्लोएम के फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स ये मॉडिफाई होकर क्या बनाते हैं, कैम्बियम। क्या बनाते हैं, कैम्बियम। इसको बोलते हैं यथा बोलते हैं। कैम्बियम क्या होती है, कैम्बियम वो कोशिकाएं होती है जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के द्वारा बनाई जाती है, उनके लिविंग पार्ट के द्वारा बनाई जाती है, और इस यथा के माध्यम से ही पौधों में वृद्धि होती है। मतलब कैम्बियम की कोशिकाएं अपने आप में विभाजन करती है और उस विभाजन से बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती है। और इस कैम्बियम में जो सबसे, तो अगर ये कैम्बियम वेस्कुलर
वाले रीजन में बनती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं, सहवरीय रेखा बोलते हैं, सहवरीय रेखा बोलते हैं। यानी कि सहवरीय रेखा क्या होती है, वेस्कुलर कैम्बियम क्या होती है, जो वेस्कुलर टिश्यू के अंदर बने, दैट इज वेस्कुलर कैम्बियम। अब बच्चों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये कैसे काम करती है प्लांट्स में, इससे सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। तो मान लीजिए कि कोई भी प्लांट है, उस प्लांट में अब द्वितीयक वृद्धि स्टार्ट हो गई, तो पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट कब होगी। तो हमारे सेकेंडरी ग्रोथ जब प्लांट सबसे पहले स्टार्ट, जब वो प्रांकुर और मूलांकुर बनते हैं, उस समय से जब टिश्यू का डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है, उसी समय से ही सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और पौधों की मोटाई और लंबाई में वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से ही होती है। हर पौधे में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है जनरली, लेकिन मोनोकोट्स को छोड़कर एक बीजपत्री पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है, जबकि द्विबीजपत्री पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो सहवनीय रेखा है या वेस्कुलर कैम्बियम है, उसकी वजह से ही पौधों में द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है। यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम जो होती है, इसके 3 पार्ट होते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। वेस्कुलर कैम्बियम यहाँ पर अगर बनाएगी तो ये यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ बनेगी, ये फ्लोएम में और ये जाइलम में। तो इस जाइलम और फ्लोएम के बीच की जो सेल्स होती है ये बनाती है, दैट इज द, ये क्या होगी, ये वेस्कुलर कैम्बियम बनाएगी ये वाली, दिस इज द वेस्कुलर कैम्बियम। इस वेस्कुलर कैम्बियम में ये वेस्कुलर कैम्बियम आउटर साइड में क्या बनाएगी, सेकेंडरी फ्लोएम, और इनर साइड में क्या बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम। जब वेस्कुलर कैम्बियम की कोशिकाएं, जैसे ये मान लीजिए कोई भी प्लांट है, इस प्लांट में ये चारों तरफ फ्लोएम है, बीच में जाइलम है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच की जो कोशिकाएं वो कैम्बियम सेल है, वो कैम्बियम बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाएगी। यानी कि यहाँ पर, यहाँ देखिए ये कैम्बियम है, मान लीजिए ये वाला, ये जो मैंने डार्क वाला पोर्शन किया है, ये कैम्बियम सेल्स है। इस कैम्बियम में बाहर की तरफ क्या बनाएगी, यहाँ पर सेकेंडरी फ्लोएम, और इस अंदर की तरफ क्या बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम। ऐसे में जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम है उनको क्या होता है, वो क्रश होती जाएगी जैसे जैसे सेकेंडरी जाइलम, और कोई भी द्वितीयक वृद्धि होती है वेस्कुलर कैम्बियम के माध्यम से, तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में सेकेंडरी जाइलम बनता है और सेकेंडरी फ्लोएम कम मात्रा में बनता है। यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा कोशिकाओं में जब विभाजन होता है तो उसमें अधिक मात्रा में सेकेंडरी जाइलम बनाया जाता है और कम मात्रा में सेकेंडरी फ्लोएम बनाया जाता है। तो ऑब्वियसली प्लांट में किस तरफ ग्रोथ ज्यादा होगी, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बन रहा है, तो अंदर सेकेंडरी जाइलम प्राइमरी जाइलम को क्रश करता जाता है, और चारों तरफ से, यहाँ से चारों तरफ से, इधर सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। आप इस तरह से समझिए कि जैसे ये सेकेंडरी जाइलम है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये प्राइमरी जाइलम है और ये सेकेंडरी जाइलम बनता जाएगा, ये इसको क्रश करता जाएगा, और इसका भविष्य ऐसा होता है कि बाद में ये बिल्कुल पैक हो जाता है, सेल्स के अंदर क्रश हो जाता है। तो यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम अधिक मात्रा में बनने के कारण पौधों की मोटाई में वृद्धि होती है और फ्लोएम बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम कम मात्रा में बनता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए कि वेस्कुलर कैम्बियम क्या होती है, जिसके माध्यम से ये आपके सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं। तो बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो में वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे कि ये कैसे काम करती है और इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, मतलब वेस्कुलर कैम्बियम के पार्ट्स कौन-कौन से होते हैं और उन पार्ट्स में कैसे वर्क करते हैं, वो किन-किन से मिलकर वेस्कुलर कैम्बियम बनती है, इसका निर्माण एक रिंग के रूप में कैसे होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में